नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में किसकी सरकार? आज फिर 5 बज चुके हैं और वक्त है हेमंत अत्री जी से कुछ हरियाणा की सियासत के अंदरूनी जो समीकरण है उनको समझने की। और समझने में सबसे पहला किरदार मनोहर लाल खट्टर, वही मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा वालों को कंधे से ऊपर कमजोर समझते हैं, बोलते आए हैं। अब क्या मोदी जी भी हरियाणा वालों को कंधे से ऊपर कमजोर समझ रहे हैं या मान चुके हैं? कंधे से ऊपर कमजोर होने का मतलब क्या होता है? कंधे के ऊपर आखिर होता क्या है? कंधे के ऊपर ये दिमाग है, शायद दिमागी कमजोर समझ रहे हैं। और तभी ये सवाल आज हम लेकर के आए हैं कि क्या फिर से अगर भाजपा जनता को किसी तरह भ्रमित करके, किसी जुमले में उलझा करके सत्ता में वापसी करती है, तो क्या फिर से मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे? जो ये खड़ाऊ राज चल रहा है, क्या ये खड़ाऊ राज का ढकोसला बंद हो जाएगा और सीधे सीधे खट्टर को फिर से कमान दे दी जाएगी? कंट्रोल रूम हेमंत अत्री जी को जोड़िए। अब अत्री जी से हम चर्चा शुरू करें, इससे पहले 2-3 चीजें समझनी होंगी। ऐसे एकाएक एक परिस्थिति पैदा होती है, किसान आंदोलन का दबाव और लोकसभा चुनाव का बिल्कुल सर पर हो जाना, आ जाना सर। एकाएक खट्टर को हटा दिया जाता है, नायब सिंह सैनी के हाथ में कमान दे दी जाती है। जनता के कुछ वर्ग को, कुछ हिस्से को लगा होगा कि शायद खट्टर साहब से मोदी जी नाराज हैं, लेकिन लोग भूल गए कि एक ही दरी पर सोते थे, एक ही मोटरसाइकिल पर सवारी करते थे, तो रातों रात कैसे दरी खींच सकते हैं? मामला कुछ गड़बड़ था। और जो मैं कह रहा हूं अगले 20 मिनट में आप समझेंगे, दरअसल वही बात कि कंधे से ऊपर कमजोर, उस वक्त भी मोदी ने हरियाणा के लोगों को कंधे से ऊपर कमजोर माना था। हरियाणा में दरअसल खट्टर राज ही आज भी चल रहा है, रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। कहते ना कि आत्मा, मन का वेग जो है वो संसार में सबसे तेज है। तो शरीर तो दिल्ली में रहता है खट्टर साहब का, लेकिन मन के जरिए वो बड़ी तीव्र वेग से चंडीगढ़, गुड़गांव यात्रा करते रहते हैं और उनका मन जो चाहता है वही हरियाणा में होता है। अब शुरुआत पहले सवाल से हम करते हैं, और सवाल करने के पहले मैं आपको बता दूं, कुरुक्षेत्र में दलित सम्मेलन, और दलित सम्मेलन में खट्टर का परिवार, आज की भाजपा में कोई ऐसी गुस्ताखी कर सकता है क्या? योगी का परिवार तो आज तक बन नहीं पाया, दूसरे संदर्भ में मत समझिएगा परिवार बनना, लेकिन योगी का परिवार आज तक कोई नहीं लिख पाया। खट्टर का परिवार कैसे हो गया? नरेंद्र के बाद देवेंद्र का नारा गूंजा तो सीएम से डिप्टी सीएम बन गए देवेंद्र फडणवीस। सोचिए, तो खट्टर कैसे, खट्टर का परिवार कैसे? यानी आशीर्वाद बना हुआ है, आंखों में धूल झोंकी जा रही है हरियाणा के लोगों के, वो भी दिन दहाड़े, दिन दहाड़े। अब पहला सवाल सीधा, ये खट्टर का परिवार, ये क्या संकेत सीधा नहीं है हेमंत जी? सीधा संकेत कि अब भाजपा को मौका मिला तो जैसे 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल अपनी मन मर्जी से हरियाणा को चलाए हैं, बिना जन भावनाओं की परवाह किए हुए चलाए हैं, क्या फिर से खट्टर के हाथ में कमान सौंपने का संकेत नहीं है? क्या वो छलावा नहीं है जो अमित शाह कह के आए कि नायब सिंह सैनी ही फेस होंगे, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे? आशीष जी, बहुत ही शानदार आपने पूरी बैकग्राउंड दी पूरे मामले की, और बिल्कुल आपने सही कहा कि ना केवल मनोहर लाल खट्टर बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को कंधे से ऊपर कमजोर मान लिया है। और इसकी अगर पूरी बैकग्राउंड में चलेंगे आप, बहुत ब्रीफ में, बाकी तो जनता बहुत समझदार है, दर्शकों को सब पता है। जब 2014 में मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया था तो ही केम फ्रॉम नोवेयर, उनको कोई जानता ही नहीं था। अगर आप पार्टी संगठन को छोड़ दे तो उनको बाहर कोई भी नहीं जानता था, और यही उनकी यूएसपी बनी
कि उनको कोई नहीं जानता। और अदरवाइज आप देखेंगे तो 2014 में जो चुनाव लड़ा गया था उसमें चेहरा कौन थे? रामविलास शर्मा। ब्राह्मणों का नाम आगे कर करके चुनाव लड़ा गया और जैसे ही 47 सीट आई 47 बहुमत से 2 ऊपर, मनोहर लाल खट्टर को बिठा दिया गया। अब मनोहर लाल खट्टर को 11 मार्च, अगर आपको याद हो, इसी साल, बहुत पुरानी बात नहीं है, आपकी स्मृति बड़ी जबरदस्त है, मोदी जी गुड़गांव आए थे, अगर आपको ध्यान हो तो, एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए आए वो प्रोजेक्ट, और वहां उन्होंने मंच पे बड़े जबरदस्त कसीदे पढ़े मनोहर लाल के कि हम तो इतने अच्छे दोस्त हैं, हम तो बचपन के साथी हैं, हम तो ये हैं, हम तो एक दरी पे सोते थे जैसा आपने कहा, और एक मोटरसाइकिल पे रोहतक से गुड़गांव आ जाते थे। और उसके चंद घंटे के बाद, शाम को 6 घंटे के बाद पटकथा बदल गई और 12 मार्च को सुबह मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो गया और नायब सैनी मुख्यमंत्री हो गए। ये पूरी बैकग्राउंड। और अब आपने जो बहुत वाजिब सवाल उठाया कि मनोहर लाल का परिवार, ये तो कमाल हो गया आशीष जी। पिछले 10-10.25 साल में, जब से मोदी जी आए हैं मई 2014 में, आज तक आपने मोदी के परिवार के अलावा भाजपा में किसी और का परिवार नहीं सुना होगा। ये पहली बात है कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक दलित सम्मेलन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को, आपको याद हो, लोकसभा चुनाव में बड़ी जबरदस्त फजीहत झेलनी पड़ी दलित वोटों में। आपको ध्यान है, हरियाणा में 10 में से 2 लोकसभा सीट, अंबाला और सिरसा, दोनों की दोनों दलितों के लिए रिजर्व है। भारतीय जनता पार्टी दोनों हार गई। हरियाणा में असेंबली 90 की, तो 17 सीटें हमारे यहाँ रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। लोकसभा के चुनाव को अगर आप खोलेंगे तो 17 में से 11 सीटें तो कांग्रेस लीड की लोकसभा में, दलितों वाली, और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी लीड की। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सीमित हो गई केवल 4 सीटों की लीड पर। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने, जो अपने पुराने टेस्टेड व्यक्ति है मनोहर लाल, उनको कुरुक्षेत्र में बुला के जिम्मा दिया है कि दलित वोटों को साधो। और दलितों का समीकरण बड़ा जबरदस्त है, आपने देखा 21% वोट हरियाणा के अंदर दलित में आते हैं, ठीक। और जो हुआ लोकसभा में, वो मैंने आपको बताया कि 17 में से 13 पे बीजेपी ट्रेल पे। तो इसका जो पूरा का पूरा जिम्मा दिया गया है वो मनोहर लाल को दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि मनोहर लाल का परिवार, तो वो तो मोदी के समकक्ष खड़े कर दिए। तो जो आपने पहला सवाल किया कि क्या मनोहर लाल की आत्मा हरियाणा में भटकती है, इसका जवाब है हाँ, भटकती है। दूसरा, वो दिल्ली जरूर चले गए हैं, लेकिन उनका दरबार कभी करनाल में सजता है, कभी पानीपत में सजता है, कभी रोहतक में सजता है, कभी चंडीगढ़ में सजता है। और जो आपने एक बेहतरीन बात कही कि हरियाणा में खड़ाऊ राज चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, हरियाणा में खड़ाऊ राज। मुख्यमंत्री सचिवालय देख लीजिए, सारे के सारी खट्टर की टीम, कोई नई नियुक्ति नहीं है, सारे ब्यूरोक्रेट्स वही है। इवन सीआईडी भी सेम, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला है। केवल एक चेहरा बदल दिया गया है जिसको आप मुखौटा कह सकते हैं। तो नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह कहते हैं कि यही हमारे अगले मुख्यमंत्री के फेस है, तो फिर मनोहर लाल का परिवार कहां से आया? तो क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 8% जो पंजाबी समुदाय है वो कहीं ना कहीं खट्टर के हटने से उनको लगता है कि भाई हमारा तो प्रतिनिधि हटा लिया, तो उनको भी साध लो टेक्निकली, क्योंकि हरियाणा के लोगों को तो कंधे से ऊपर कमजोर मानते हैं ये लोग। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, मनोहर लाल जी ने 2019 में एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, और वो जन आशीर्वाद यात्रा जहां जहां गई वहां वहां भाजपा का सुपड़ा साफ होता चला गया। और हुआ ये कि उनकी कैबिनेट में 13 लोग होते, केवल 2 जीत के आए, 11 हार गए। 11 मंत्री आ रहे थे, आपको ध्यान है 2019 में। तो मनोहर लाल जैसा व्यक्ति जो इतना आत्ममुग्ध है कि उसकी सारी की सारी योजनाओं को नायब सिंह सैनी ने अभी पलटा है। अगर आपने देखा हो पिछले 10 दिन के अंदर जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे पूरे 9.5-10 साल में, उन सबको नायब सिंह सैनी तो भर ही रहे हैं 12 मार्च से लगातार। पहले लोकसभा का चुनाव आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, चुनाव के परिणाम के बाद उनको समय कितना मिला? 4 जून से लेकर के ये समय। तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर एक इस रूप में पर्दे के पीछे से उनको लॉन्च किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान, हरियाणा की बात नहीं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं किया गया कि मनोहर लाल का परिवार। और वहां पर गजब होगा, वो दलित सम्मेलन की अगर आप प्लानिंग पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15,000 लोगों को लाने की तैयारी है पूरे हरियाणा से, और वो दलित लोग अपने उनका लोटा भेंट करेंगे मनोहर लाल जी को। कोई पूछे मनोहर लाल जी ने दलितों के लिए क्या किया है, क्या क्रेडेंशियल्स है उनके? मनोहर लाल जी तो कोई महिला रोजगार की बात करती थी उसको चंद्रयान में भेज देते थे, कोई ब्राह्मण उनको फरसा भेंट करता था तो उसकी गर्दन काटने की बात करते थे। और ऐसी तमाम चीजें उन्होंने अपने 9.5 साल के स्वर्णिम काल में तमाम बातें कही जो हरियाणा के लोग भूले नहीं। लेकिन मोदी जी
कि रहते हुए हरियाणा में मनोहर लाल का परिवार, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि ये कहीं ना कहीं दो तरह का खेल है कि सामने किसी को रखो और पीछे से खेल कुछ और रखो। लेकिन हरियाणा की जनता इस बार, ये जो है ना असंभव सी बात है कि जो जिस तरह के हालात हरियाणा में है, गजब देखिए, हरियाणा में मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी साहब, उनको सीट नहीं मिल रही अभी तक, चुनाव कहां से लड़े, अभी जीत के आए करनाल से, लेकिन करनाल उनकी सीट नहीं है, करनाल तो मनोहर लाल की सीट थी, उन्होंने खाली की, ये जीत गए, क्योंकि सीएम थे तो बैठ के जीत गए। पहली बार जो सीएम बने थे, जो मंत्री बने, नायब सिंह विधायक बने, वो नारायणगढ़ से बने थे, यमुनानगर में पड़ता है, तो वहां से पता किया तो वहां भी बात नहीं बन रही है। और ताजा खबर आपके यहाँ ब्रेक कर दूं कि उनके यहाँ लाडवा में सर्वे किया जा रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, कि लाडवा एक हमारी कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें सैनी वोट काफी, तो क्या वो लाडवा में लड़ सकते हैं? तो जिस पार्टी के अंदर सिटिंग मुख्यमंत्री को सीट ढूंढने के लाले पड़े हो और वहां वो पार्टी का नेतृत्व इस तरह का खेल कर रहा है कि सामने कोई और पीछे कोई, तो पूरी पार्टी की धरातल पर आप स्थिति समझ सकते हैं कि सिटिंग सीएम के लिए सीट ना मिले असेंबली की, ये हकीकत है। तो ये सारी चीजें बड़े इंटरेस्टिंग आपने शुरुआत की, बिल्कुल ये उसी दिशा में है और आपका एक एक फीडबैक 100% एक्यूरेट है। ये बड़ा गजब आपने बताया इंफॉर्मेशन की सिटिंग सीएम को अपने लिए सीट खोजनी पड़ रही है, और आपने एक यात्रा क्या उदाहरण दिया कि जहां जहां गए, बिल्कुल मुझे याद आ गया वही, एक उसमें खट्टर का नाम जोड़ देता हूं कि जहां जहां चरण पड़े खट्टर के, वहां वहां बंटा धार, तो बंटा धार हो गया, बीजेपी हार हो गई। लेकिन लोटा बहुत सही दे रहे हैं, लोटा अच्छा किया, ये लोटे की जरूरत थी, ये जादूगर हैं, जादूगरों को देखा होगा, मैंने देखा है मैजिक शो में हर आइटम के बाद लोटे से पानी गिरा देते हैं, वही ये सब जादूगरों के पास, ये जादू ही कर रहे हैं, काम तो कुछ किया नहीं। जादू क्या होता है? आंखों का धोखा, तो आंखों का धोखा ही तो कर रहे हैं, बस लोटा नहीं था कि हर आइटम के बाद एक धोखे के बाद लोटे से पानी गिरा दें। अब जादूगर कंप्लीट हो गया, अगर ये सब दलितों ने दे दिया लोटा तो ये जादूगर कंप्लीट हो जाएगा, और सबसे ज्यादा लोटा वाला जादूगर होगा, आनंद जादूगर, पीसी सरकार, किसी के पास इतना जो है, बड़े बड़े जादूगर के पास इतने लोटे नहीं होंगे, वो एक ही लोटे से पूरी जिंदगी पानी गिरा रहे थे बेचारे। खैर, ये एक सवाल और मेरे मन में है कि आखिर ये खट्टर की ताकत अकेले जहां जहां भी मोदी या शाह के रबर स्टाम्प है, जहां जहां भी तमाम प्रदेशों में है, उन सभी राज्यों में थोड़ा सा टसल तो होता ही है, क्योंकि संघ मोदी और शाह के रबर स्टैंप पे नजर रखता है, कुछ ना कुछ तो अड़ंगा लगाता है। लेकिन हरियाणा में बिल्कुल निर्बाध अबाध, कोई बाधा नहीं है खट्टर के सामने। 10 साल से जो मन हो रहा है वो बोल रहे, जो मन हो रहा है वो कर रहे, हट गए तो भी अपने हिसाब से ही चला रहे। तो ये अकेले मोदी का काम नहीं हो सकता, मुझे डाउट होता है कि कोई संघ में भी बहुत मजबूत खूंटा पकड़ रखा है खट्टर साहब ने। अब आप ही इस बारे में तो क्या भीतर है, ये तो आप ही बेहतर बताएंगे। आशीष जी, आपने आज हरियाणा की दुखती रग पकड़ ली, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र। सारे देश को ये पता है कि मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर के बहुत ही व्यक्तिगत आत्मीय संबंध रहे हैं 96 से, जब वो हरियाणा के प्रभारी थे। और ये आपने बड़ा बढ़िया डायग्नोज किया कि इसका राज क्या है कि निर्बाध शासन कैसे चलाया, और आज भी वो कंटेंशन में बने हुए हैं पर्दे के पीछे से। तो इस सवाल का जवाब है आरएसएस की आप टॉप 5 की हायरार्की देखिए, उसमें जो एक सह सरकार्यवाह है दिल्ली के, जो उसी समुदाय से आते हैं जिसके मनोहर लाल जी समुदाय आते हैं, और वो आज की तारीख में संघ की तरफ से बीजेपी को कंट्रोल करते हैं। और वो जो शख्सियत है, उनका नाम लेना तो किसी का ठीक नहीं है, सेम समुदाय के, सारा देश जानता है, हरियाणा के अंदर सब जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। पिछले 10 साल में हरियाणा में सुपर मुख्यमंत्री उन्हीं को माना जाता है। और आपने देखा होगा मनोहर लाल की जो एडवाइजर्स की टीम है, क्योंकि हरियाणा के लोग तो कंधे से ऊपर कमजोर है, तो तमाम लोग बाहर से पकड़ पकड़ के लाए गए। कोई वेस्ट बंगाल से लाया गया, कोई सीआरपी से लाया गया, कोई कहीं से लाया गया, एचपीएससी का आदमी बाहर का है, मुख्यमंत्री के ओएसडी बाहर के हैं, तमाम एचईआरसी का चेयरमैन बाहर का है, अब भी बाहर का है, पहले भी बाहर का था। तो ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा स्टेट के अंदर, वो भी हरियाणा जैसी छोटी स्टेट के अंदर उसी स्टेट की टीम होती है। तो ये लोग आते कहां से? ये उसी विंडो से आते हैं जो संघ की टॉप 5 की जो हायरार्की है, जिसमें एक खट्टर साहब की बिरादरी के एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। उन्होंने हरियाणा के जितने भी बड़े नाम थे भाजपा के, रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, अभिमन्यु, आप गिनते जाइए, बहुत बड़े बड़े नाम थे पुराने आरएसएस में जो लोग थे,
सारे के सारे निपटा दिए, आपके पेज भर जाएंगे, 2 पेज भर जाएंगे, मैंने एक दिन लिख रहा था। तो इतने लोगों को मनोहर लाल जी ने निपटा दिया। तो अब सवाल जनता ये पूछती है कि मनोहर लाल प्रिय क्यों? मनोहर लाल जी मोदी जी के प्रिय तो है, इसमें कोई शक नहीं। संघ के वो खुद प्रचारक रहे हैं, फुल टाइमर। और वहां पर अगर संघ के टॉप 5 में एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो दिन रात हरियाणा को जीता हो, हरियाणा को ओढ़ता हो, हरियाणा को बिछाता हो और हरियाणा को पर्दे के पीछे चलाता हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है, जो मनोहर लाल खट्टर की अगर आप यूएसपी देखेंगे ना, उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक विरोधियों को नहीं निपटाया, आज तक किसी भी विरोधी को नहीं निपटाया। हरियाणा के अंदर उन्होंने भाजपा के जो अपने विरोधी थे उनको निपटाया। तो वो अपनों को निपटाने में पारंगत, विरोधियों को ठिकाने नहीं लगाते। जो जो व्यक्ति उनको आज, कल या आने वाले 10 साल में कभी भी चुनौती दे सकता है, उसको मनोहर लाल जी चुटकी बजा करके निपटा देती है। तो ये उनका एक ऐसा यूएसपी है जो सबको सूट करता है। मोदी जी को भी सूट करता है, संघ में जो उनके संरक्षक महोदय बैठे हुए हैं उनको भी सूट करता है, और उनके सिस्टम को भी सूट करता है। आपने देखा होगा मनोहर लाल ने किस तरीके से किसानों के आंदोलन के दौरान, महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान किस किस तरह की बातें की, उसके बावजूद भी उनको कभी हटाया नहीं गया। और हटाया गया तो क्या करके हटाया गया? चुपचाप एक ओबीसी चेहरा सामने लाने के लिए, क्योंकि हरियाणा में ओबीसी की बहुत वोट है। और अब उसी ओबीसी को खड़ाऊराज बना दिया गया है और मनोहर लाल जी लोटे ग्रहण कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। तो ये जो सारा मैस क्रिएट किया जा रहा है, ये केवल ये है कि खट्टर का रास्ता खुला रखो, उनकी विंडो खुली है। और एक बात मत भूलिएगा आशीष जी, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आपको उत्तराखंड का घटना याद होगी। उत्तराखंड के अंदर पिछली बार पुष्कर धामी चुनाव हार गए थे। हाँ। तो माननीय मोदी जी ने चुनाव हारने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया। समझिए आप, जनता किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को चुनाव कब हराती है? जब उसकी अलोकप्रियता चरम पर हो। और मोदी जी ने सैडिस्टिक प्लेजर का, जिसके वो चैंपियन है, कि अच्छा इन्होंने सीएम को हराया, यही राज करेगा इनके ऊपर, यही करेगा। हाँ। तो वो सूरत हाल हरियाणा के लोगों के, हरियाणा में जिस तरीके का एक समुदाय विशेष, किसान समुदाय, महिलाएं, पहलवान, ये सारे इश्यूज आए, तो कहीं मोदी जी के दिमाग में वही तो नहीं है कि फॉर द टाइम बिंग नायब सिंह सैनी को रख लो, अगर कहीं दाव लग जाए, बिल्ली के भागों, पहली बात तो चीका टूटता नहीं, बिल्ली की अप्रोच से चीका बहुत दूर है इस बार। फिर भी जैसा आपने कहा कि येन केन प्रकरण तमाम तिकड़मों से और तमाम धतकर्मों से सरकार बढ़ाते हैं, इन केस वो स्थिति बने तो क्यों नहीं मनोहर लाल? तो वो स्थिति मुझे लगता है कि बीजेपी के दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो मनोहर लाल का परिवार वाली बात आपने पकड़ी है, वो अद्भुत है। वो भूतों ने भविष्य टाइप की चीज है मोदी के शासन में। अगर मनोहर लाल का परिवार बताया जा रहा है दलितों को, तो देयर इज समथिंग मच मोर दैट मीट्स द आई। ये हरियाणा के लोगों को समझना होगा, उनको कंधे से ऊपर की कमजोरी को मजबूती में बदलना होगा कि बीजेपी के षड्यंत्रों का पर्दाफाश कैसे किया जाए। लेकिन एक आखिरी सवाल है। हमने आज तक बहुत सारे, एक तो मेरा शब्द मेरे मतलब अगले सवाल के लिए जुबान पे जो था वो आपने बोल ही दिया, लेकिन उसी पर सवाल है। हमने आज तक लोकप्रियता को लेकर के बहुत चर्चाएं की हैं कि जी मुलायम सिंह ज्यादा लोकप्रिय थे, कि जो है लालू यादव ज्यादा लोकप्रिय थे, मुलायम सिंह ज्यादा लोकप्रिय थे कि कल्याण सिंह ज्यादा लोकप्रिय थे। लेकिन शायद पहली बार ये सवाल किसी डिबेट, किसी चर्चा में कोई करेगा, खट्टर की अलोकप्रियता का राज क्या है? मैंने आज तक इतना अलोकप्रिय नेता नहीं देखा। ये आशीष जी आप नहीं कह रहे। आज जब आपने कहा कि इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जब सुबह आपने कहा, और मैं तो हैरान था कि आपके पास इतने इनपुट आए कहां से। तो आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैंने एक आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर से बात की। तो मैंने कहा साहब ये मनोहर लाल जी का जरा मुझे समझाइए जरा क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब छोड़ दीजिए, अब तो वो तो गई बात होगी। मैं कहा नहीं, समझाइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि जब मनोहर लाल को हटाया गया, उससे पहले आरएसएस और बीजेपी ने एक सर्वे करवाया था, क्योंकि आपको पता लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी मार्च में, और प्री सर्वेस बहुत होती है, ये तो बड़ी प्रोफेशनल पार्टी है बीजेपी। उसमें निकल के ये आया कि अगर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव में गए तो हरियाणा में विधानसभा में दहाई का आंकड़ा नहीं आएगा। दहाई का आंकड़ा 90 में से, वो थी बैकग्राउंड। और उसको किस रूप में आप देखा मैनिपुलेट किया गया कि मेरे को तो बहुत दिन से नई पीढ़ी को लाने की बात की जा रही थी, इसलिए मैंने नायब सिंह सैनी का पहले ही सोच रखा था। पूरी कहानी मनोहर लाल जी ने समझाई सुनाई। लेकिन हकीकत में जो मनोहर लाल जी की विदाई का कारण था, वो सबसे बड़ा कारण था ये वो सर्वे, जिसमें क्योंकि उसमें मोदी का सवाल था। मनोहर लाल का चुनाव तो अब है, हरियाणा का चुनाव तो अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को है सीएम का।
उस टाइम तो मोदी के स्टेक्स बड़े थे। और उस सर्वे ने अपने रिजल्ट भी दिखाया कि नायब सिंह सैनी के आने के बाद जो बीजेपी का डाउनफॉल वर्टिकल हो रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया। 10 में से कुछ कुछ नालायकी कांग्रेस की भी है उसमें। अगर उन्होंने 2-3 सीटें और ठीक दी होती तो कांग्रेस की 8 सीट आ सकती थी। भिवानी की सीट आ सकती थी, करनाल की सीट आ सकती थी, गुड़गांव की सीट बड़े नैरो मार्जिन में रही तो ये आ सकती थी। लेकिन वो कांग्रेस ने, चलो कांग्रेस का अपना वो तो सेल्फ गोल के माहिर, उस पर क्या बात कर दी। तो उस समय जो वर्टिकल फॉल था वो बच गया नायब सिंह सैनी के आने से, वो चेहरा बदलने से। क्योंकि लोगों में हेटरेड थी मनोहर लाल के प्रति, उनके व्यवहार के प्रति, उनकी एरोगेंस के प्रति, उनकी आत्ममुग्धता के प्रति। और एक चीज और है, मनोहर लाल जी की एक और खासियत है। देखिए आशीष जी, हिंदुस्तान में आप लोकतंत्र है, सारी बात है, आप अपने आप को समझदार समझे, इसमें तो किसी को कोई परेशानी है नहीं। हर आदमी को अधिकार है कि मैं समझदार हूं। लेकिन सामने वाले हर व्यक्ति को मूर्ख समझना, ये भी यूएसपी है मनोहर लाल जी की, कि वो आत्ममुग्धता की उस हद तक है कि केवल मैं ही ठीक हूं। तो उस सारे में उन्होंने हरियाणा का कोई ऐसा समुदाय नहीं छोड़ा जिसके बारे में उन्होंने कोई ना कोई टिप्पणियां उस तरीके से ना की। एक बार उन्होंने कह दिया कि लठ उठा लो, याद होगा आपको, अपने वर्कर्स को कह रहे थे लठ उठा लो, थोड़े दिन जेल में जाओगे, नेता बन जाओगे। मुख्यमंत्री की भाषा होती है, मुख्यमंत्री तो लैंड ऑर्डर का संरक्षक है, और मुख्यमंत्री कह रहा लठ उठा लो। तो ये सारी बातें जो, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, उनको जितना भारी संघ से शील्ड मिला, उधर मोदी उधर संघ, तो उनको कोई कुछ करने वाला था नहीं। और जब वो हटे तो कई दिन तक वो नॉर्मल नहीं दिखे। आज भी तो उनसे मिलने वाले लोग बताते हैं कि मनोहर जी की जो दैहिक भाषा है वो सामान्य नहीं है। ही इज फीलिंग लॉस्ट। हालांकि सिस्टम सारा उन्हीं का है, हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी सारी उन्हीं की है, खड़ाऊ उन्हीं की चल रही है। लेकिन देखिए, आप खुद राजा है तो राजा है, फिर नहीं है तो नहीं। वो फीलिंग वो लेना दोबारा की चुके, इसीलिए वो कुरुक्षेत्र में कहीं ना कहीं मनोहर लाल का परिवार जो आपने पकड़ा है, उसके लिए आई सैल्यूट यू। वो तो गजब की चीज करी आप। खैर, एक बात आपने कही, चर्चा के अंत में उसी से कंक्लूड करते हैं कि मनोहर लाल की सबसे बड़ी गलती आत्ममुग्धता। मैं इस बात पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, डिफर नहीं करूंगा, ऐड ऑन करना चाहूंगा। इसमें खट्टर साहब की गलती नहीं मानता, इसमें गलती उस दरी की है जिस दरी पे 2 लोग सोते थे। क्योंकि दोनों की आदत वही है, दोनों आत्ममुग्ध हैं। उस दरी में कुछ ना कुछ था ऐसा कि सोते समय वो बॉडी में इंजेक्ट हो गया। उस दरी को तलाशिए, हरियाणा में अपने लोगों से कहिए उस दरी को तलाशे, उस दरी को सदक लिए। हाँ, बोलिए, आप बोलिए, कुछ करना चाहते हैं। अजीत जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने छेड़ दी। जितने भी जो हैंडपिक्ड मुख्यमंत्री है बीजेपी के, जितनों को भी देख लीजिए आप, फडणवीस से लेकर के अपना हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के, मनोहर लाल से लेकर किसी को देख लीजिए, सारे के सारे मोदी को कॉपी करते हैं। एग्जैक्टली वही लाइफस्टाइल, वही सारी चीजें, एक कपड़ा दोबारा ना पहनना, बन ठन के रहना, स्टाइल रखना, पूरी चीजें, वो सारे के सारे मोदी को ऐसे कॉपी करते हैं। और जब उन चीजों को कॉपी करोगे तो फिर एरोगेंस तो आना स्वाभाविक है। एरोगेंस तो एक बाई प्रोडक्ट है उसका, वो तो फ्री है, वो तो आएगा ही। फिर आप कुर्सी पे ऐसी पे बैठे हैं विच इज ऑल पावरफुल, तो वो तो होना ही। तो संघ के अंदर की, संघ की ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि संघ में सिखाया ये जाता है कि अपने से बड़े से सवाल नहीं किया जाता। तो जब वो अपने से बड़े से सवाल नहीं करते तो उनसे भी कोई सवाल नहीं करता, तो एरोगेंस स्वाभाविक है। और जब आपसे सवाल नहीं होगा तो आप अपने आप को महान मानेंगे, आत्ममुग्धता आ ही जाएगी। और जब खुदा जब वो देता है तो फिर नजाकत आ ही जाती है। जब पद भी दे दिया तो फिर नजाकत भी आ गई। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जी। खैर, आपने बड़ा उसका एक्सटेंशन और कर दिया। इसका मतलब वो दरी सुरक्षित है, और जिस राज्य में नया रबर स्टाम्प बिठाया जाता है 2 दिन उस दरी पे सुलाया जाता है, उसको ऐसा सुरक्षित हो, दरी सुरक्षित है। खैर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे चर्चा की निचोड़ के साथ खत्म करते हैं। खट्टर पे शुरू किया था, अंत मोदी पर होगा। जनादेश को जूतों पर रखना, इसको मैं मानता हूं। थोड़ा शब्द कड़वे हो सकते हैं, जनादेश को जूतों पर, जिसके प्रति राज्य में, जनता में अलोकप्रियता का भाव हो, लोग पसंद न कर रहे हैं, उसको थोपना जनादेश को जूते पर रखना ही होता है। एक मुख्यमंत्री जो अपनी विधानसभा सीट से हार जाता है, उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसे मुख्यमंत्री बनाना, जनादेश को जूते पर रखना।
और अगर दिमाग में ऐसी कोई योजना है, ऐसा कोई प्लान है, तो ये हरियाणा के भावी जनादेश को आज से ही जूते पर रखने की तैयारी है। बाकी जूता तो हमेशा पॉलिश होकर के चमचमाता हुआ नजर आता ही है। नजर रखिए जूते पर, हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा वालों को जूते पर नजर रखना है। इजाजत दीजिए, कल शाम फिर मिलेंगे। हरियाणा में किसकी सरकार, साथ में होंगे हेमंत त्रिवेदी। नमस्कार।